जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो हम लोग इस समय जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथ्स में, उस टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात चल रहा था, वहाँ पर हम लोग 60 तक क्वेश्चन को कर लिए हैं। 60 से आगे क्वेश्चन को हम लोगों को आज कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा आपका समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पर। तो देखिए यहाँ पर 61 नंबर का क्वेश्चन, 61 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है यहाँ पर कि अविनाश का मासिक वेतन कितना है, 50,000 रुपया है और उसका मासिक व्यय 18,000 रुपया है। ठीक है, चलिए राधा का मासिक वेतन 60,000 रुपया है और उसका मासिक व्यय कितना है, 24,000 रुपया है। तो राधा की बचत और अविनाश का बचत का अनुपात बताइए। अब एक बात बताइएगा, अगर ये 50,000 रुपया कमाता है और 18,000 क्या करता है, खर्च कर देता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग राधा की अविनाश की बात, किसकी बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, अविनाश की बात कर रहे थे। कितना बचा लिए ये, 32,000 रुपये बचा लिया। ये राधा जी जो हैं 60,000 रुपये कमाती हैं और उस 60,000 में से 24,000 क्या करती हैं, ये खर्च कर देती हैं। तो बचा कितना इनके पास, इनके पास बचा 36,000 रुपया। पूछा क्या है आपसे, अनुपात किसका, राधा और अविनाश का। तो पहले राधा का बताना है हमको। ध्यान से देखिए, पहले वैल्यू को काटिए। यहाँ पर देखिए 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। 4 से काटेंगे 8 बार में, 4 से काटेंगे इसको 9 बार में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 9:8 का, क्या आएगा, 9:8 आएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखते रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका 62 नंबर का लिखा है कि समिता का आय 65% और भैरव के आय 91% के बराबर है। ठीक है, समिता और भैरव की बात कर रहा है। लिखा है समिता के आय का 65% और भैरव के आय का 91%, 91% बराबर है। यदि समिता की आय उसकी वर्तमान आय से 15,000 रुपये अधिक होती और भैरव की आय उसकी वर्तमान आय से 500 रुपये अधिक होती, तो समिता और भैरव की आय का अनुपात क्या होता, 3:2 होता। तो समिता और भैरव की वास्तविक संयुक्त आय ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से लिखी गई हैं, इनको देखिए। समिता है, समिता की आय का 65% और भैरव की आय का 91% आपस में बराबर है। इनको पहले काटिए। इनको जब काटेंगे तो 13 से काटेंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91। ठीक है, तो यहाँ पर 7:5 आ जाएगा। ये इनके क्या है, ये इनके आय का अनुपात है। लेकिन कह रहा है यदि इनकी आय में, समिता की आय में 1500 जोड़ दिया जाए तो समिता की आय कितनी है, 7 है और भैरव की आय है 5, तो 7x/5x हो जाएगा। इसमें अगर 1500 जोड़ दें, इसमें अगर 500 जोड़ दें, तो इसकी जो रेशियो हो जाएगी वो दिया है 3:2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितना आएगा, 1500 आएगा। ठीक है, पूछा क्या है कि समिता और भैरव को वास्तविक इनकम बताइए। ठीक है, इनका वास्तविक इनकम बताइए। तो एक बात बताइएगा हमको, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर ये 1500 है और इनका अगर इनकम आप देखना चाहें तो ये कितना था आपका, 7 और ये कितना था आपका, 5। तो 7x और 5x जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 7 × 5 = 12x हो जाएगा। और x बराबर कितना आया है, 1500 आया है। अगर 12 में आप 15 से गुणा कर दें, 12 में आप क्या कर दें, 15 से गुणा कर दें 1500 से, तो 15 × 12 कितना होगा, 180 होगा। 2 जीरो लगा दीजिए और अपने मन से आ जाएगा आपके सवाल का आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तेजी से क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे क्योंकि अब आप अनुपात समानुपात का आपका चौथा क्लास है, तो बेसिक तो आपको नॉलेज हर चीज़ का हो ही गया है। अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास को काफ़ी तेज ले चलेंगे और जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कराएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, आप अगला क्वेश्चन देखिएगा 4th नंबर का, 63 नंबर का। लिखा है सी और डी की आय का अनुपात यहाँ पर दिया है 3:4। मतलब सी की आय कितनी है, 3x है, तो डी की आय कितनी है, 4x है। उसके बाद लिखा है उसके व्यय का जो योग है, उसके जो खर्च का योग, व्यय मतलब क्या होता है, उसके जो खर्च का योग है वो कितना है, 12,000 रुपया है। लिखा है सी की बचत डी के व्यय के बराबर है। अगर सी की बचत हम लोग यहाँ पर क्या मान लें, सी की बचत अगर y रुपया है तो डी का व्यय कितना होगा, ये भी y रुपया होगा। अगर डी का व्यय y रुपया है तो डी की बचत कितनी आएगी,
इनके इनकम में से, इनकी इनकम कितनी थी 4x में से अगर हम लोग y हटा दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनका बचत मालूम चल जाएगा। ये क्या है, ये D की बचत है। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग से पूछा जाए कि C का व्यय कितना होगा, तो C का व्यय, C कमाता कितना है 3x रुपया कमाता है, बचत कितना करता है y, तो ये इनका क्या आ जाएगा, व्यय आ जाएगा। ये C का व्यय है और ये D का बचत है। ठीक है, अब बोला क्या है आपसे कि उनके व्यय का योग कितना है 1200 रुपया है, इनके व्यय का योग 1200 रुपया है। तो यहाँ पर ये C का व्यय है कितना है 3x माइनस वाई, ये 3x माइनस वाई क्या है आपका, ये C का व्यय है और D का व्यय कितना है, यहाँ पर y है। इनके व्यय को जोड़ दीजिए 1200 के बराबर हो जाएगा। कितना लिखेंगे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3x माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, ये 12,000 के बराबर है। ठीक है, इस y से y को काटेंगे तो x बराबर क्या आएगा आपका 4,000 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4,000 रुपये आएगा। पूछा उनकी बचत का योग याद कीजिए, बचत बताना है आपको। x की वैल्यू कितनी आ गई है 4,000, x की वैल्यू कितनी आ गई है 4,000। तो बताइएगा अगर 4,000 है तो 4 तिया 12,000 ये होगा और 4 चौक 16,000 कौन होगा, ये होगा। ठीक है, इनकी इनकम मुझे मालूम चल गया है। अब हमको y की वैल्यू निकालना है, हमको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर दिया है कि जो D का बचत है वो कितना है 4x माइनस वाई है, और यहाँ पर हमको अगर पता चल जाए कि D की व्यय कितनी है, ये y रुपया है, इनकम कितना है 4,000 है, सॉरी 16,000 है। अगर 16,000 में से क्या कर दें हम लोग, इनके बचत को घटा दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनका व्यय मिल जाएगा ना, क्योंकि इनकी इनकम मुझे मालूम चल गया है, इनकी कमाई मुझे क्या हो गई है, इनकी कमाई मुझे पता चल गया है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये 12,000 है, ये 16,000, ध्यान से देखते रहिएगा। अब इस पर आ जाइए, ये 12,000 है, ये 16,000। देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया था वैल्यू आपका वही है, x बराबर कितना आया है 4,000, मैंने यही बताया था ना, x बराबर कितना आएगा 4,000 आएगा। अब अगर x आपको मालूम चल गया है तो क्या करना है, पूछा उनकी बचत का योगफल। अच्छा, बचत का योगफल पूछा, इनकम तो निकालना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो बचत कितनी है, यहाँ पर D का व्यय दिया है कितना, D का व्यय कितना दिया है y। अब बात कर रहा है बचत का, तो 4x में से अगर y निकाल देंगे तो ये D का क्या मिल जाएगा बचत, और y का बचत हम लोग C का बचत हम लोग x y पहले से ही मान के रखे थे, तो ये दोनों क्या होंगे कैंसिल। ये आ जाएगा कितना 4x, और 4x का मतलब कितना, x का मान अगर 4,000 है तो 4 चौक आएगा 16,000। क्या आ जाएगा 16,000, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए, हाँ यहां पर देखिए 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक व्यक्ति का व्यय और उसकी बचत का अनुपात कितना है 4:3 है। मतलब एक व्यक्ति का इनकम और एक व्यक्ति का खर्च एक्सपेंडिचर और एक व्यक्ति का सेविंग बचत का अनुपात दिया है 4:3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि ये व्यय हो गया, ये बचत हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। अगर व्यय की बात करें तो ये 4x है और बचत की बात करें तो ये 3x है, 4 3 कितना हो गया 7x हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी बचत उसकी आय का 1/5 के बराबर है, बढ़ जाती है। उनकी बचत उनके आय का 1/5 के बराबर बढ़ जाती है, तो बताइएगा, और उनका आय समान रहता है। तो अगर यहाँ पर 1/5 की अगर वृद्धि किया जाए तो 2.6x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा 1.4x यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा 4.4 आ जाएगा x। ये इनकी वृद्धि है, मतलब ये क्या है, ये परिवर्तित इनकम है। प्रारंभिक मतलब प्रारंभिक नहीं, प्रारंभिक तो ये था, ये क्या है चेंज वाला इनकम है, बदलने के बाद, बढ़ने के बाद या घटने के बाद का इनकम। अब यहाँ पे कह रहा नई बचत क्या होगी, तो नई बचत उनकी क्या होगी, लिखा है कि इनकी जो नई बचत होगी वह पुरानी बचत और उनके आय का 1/5। ठीक है, चलिए उनकी आय का 1/5। अब आगे देखिए व्याख्या पूरा अगर आप देखेंगे नया वाला, तो यहाँ पर सारी वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कि नई आय क्या है और नई बचत क्या है। पूरा घटाएंगे यहाँ पर, तो घटा उठा के आंसर क्या आएगा आपका, घटा के आएगा 13:22, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हल्का सा कैलकुलेटिव, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन है आसान। ये क्वेश्चन है क्या, ये है आसान।
बहुत दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन ये भी है, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन आप अभी पिछला लगाए हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि एक व्यक्ति है, उसका आय और बचत का अनुपात दिया है, तो आय और बचत को जोड़ेंगे तो क्या आता है, व्यय आ जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 4x और ये हो जाएगा 3x, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 7x। अब यहाँ पर बढ़ता कितना है 1/4, 1/4 का मतलब हो जाता क्या है, अच्छा बढ़ता क्या, इनका व्यय, इनके व्यय इनकी प्रारंभिक बचत का 1/4% बढ़ जाता है। तो यहाँ पर व्यय बढ़ रहा है, बचत पर कोई परिवर्तन नहीं है, तो बचत पहले जितना ही रहेगा और उसकी आय 300 की वृद्धि होती है। तो इनकम पहले 7x था, कितना हो गया 7x + 300 हो गया। पूरे वैल्यू को सॉल्व करिएगा, यहाँ पे लिखा है कि नया व्यय कितना हो जाएगा, तो पुराना व्यय प्लस बचत का 1/4। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यदि उसकी अपरिवर्तित रहती, यदि उसकी बचत अपरिवर्तित रहती तो प्रारंभिक वेतन बताइए। उसकी जो बचत है वो परिवर्तित नहीं रहती तो प्रारंभिक वेतन बताइए। तो बताइएगा हमको, ये जो चेंज हुआ है ये किसके बराबर है, पॉइंट किसके बराबर है भाई, 0.75 के बराबर है। और यही 0.75 किसके बराबर होगा, 300 के बराबर, क्योंकि दोनों क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो ये बराबर इसके है, तो काटने पीटने पे आ गया 400, और x का मान अगर 400 आ गया तो पूछा क्या था कि प्रारंभिक इनकम, प्रारंभिक व्यय पूछा है, तो प्रारंभिक व्यय कितना था आपका 4x था, और x का मान अगर 400 तो 4 चौक कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 1600, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए यहाँ पे लिखा है ए बी और सी के आय का अनुपात कितना दिया है, 3:5:4। यदि ए की आय बी का 3 गुना, ए की आय का 3 गुना कर दिया जाए, बी की आय का 2 गुना कर दिया जाए, और हाँ बी की आय को समान रखा जाए तो उसकी नई आय बताइए। आसान क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पे बोला है ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी और सी 3 लोग हैं। अब इनका इनकम पहले क्या था, यहाँ लिखा 3:5, 3:5, रेशियो क्या है 4 है। कह रहा ए की इनकम का 3 गुना कर दिया जाए, तो 5 तिया कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, सॉरी 5 तिया नहीं 3 तिया कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि सी की आय का 2 गुना कर दिया जाए, तो ये क्या है 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर बोला बी की आय को समान रखा जाए, तो ये क्या हो जाएगा 5, तो 958 कहाँ पर है भाई, 958 ऑप्शन आपके बी में है। एकदम अस्तरहीन सवाल था, दिल्ली पुलिस से पूछा गया सवाल है ये, ठीक है, दिल्ली की पुलिस ने एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन लिखा है, ए और बी की आय कितना है 3:4 के अनुपात में, यदि उनके खर्च मेरे भाई 9:5 के अनुपात में है, तो ए की आय बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है। ए की जो आय है वह बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है। तो पूछा है ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा, ए और बी के बचत का अनुपात क्या होगा। तो पहला काम, एक काम करिएगा कि ए और बी लिखिए और इनकी आय लिखिए। ये कितना है 3x और 4x हो गया। इनके खर्च कितने हैं 9y और 5y हो गए। तो अब इनके इनकम हो गए, खर्च हो गए, अब क्या आएगा, इनका बचत आएगा। एक लाइन यहाँ पर और लिखा है कि जो ए की आय है वह बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है। अगर ए की आय मुझे नहीं पता क्या है, यहाँ पे भाषा लिखा गया है कि ए की आय बी के खर्च का 3 गुना, ए की आय कितना है 3x है, बी का खर्च कितना है मेरे भाई ये 5y है, तो 5y का 3 गुना करेंगे तो 15y आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि x बराबर क्या आ जाएगा 5y। जहाँ जहाँ पर x लिखना है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप वहाँ पर 5y लिख सकते हैं। पूछा है ए और बी की बचत बताइए। तो अगर इनके इनकम में से, इनकम कितना था 3x है और इनकी खर्च कितनी है ये 9y है, ठीक है, और इनका क्या है इनकम ये 4x है, और इनका खर्च क्या है, इनका खर्च क्या है मेरे भाई 5y है। तो आपसे बचत का ही अनुपात पूछा है ना, तो जहां पर x रहेगा वहां पे क्या लिख सकते हैं आप 5 लिख सकते हैं, 5y लिख सकते हैं। तो जहां पर x लिखा है, जहां पर x लिखा, सॉरी सब कुछ गलत चला गया। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से सॉल्व करूंगा इसको। देखिए पूरा तो इतना तो आपको पता ही है, इतना आपको पता है। यहाँ पे देखिए ए का इनकम कितना है 3x, ए का खर्च कितना है 9y, बी का इनकम कितना है 4x, बी का खर्च कितना है 5y, ठीक है। अब जहां पे x रहेगा वहां पे क्या लिखेंगे आप 5y। तो x अगर हम यहाँ पे 5y लिख के 3 से गुणा करते 5 या कितना होता 15y, और 15y में से क्या करते 9y घटा देते तो क्या आता 6y बचता है। यहाँ पर
यहाँ देखिए 4 25 20 हो जाएगा, 20 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा 15y। और काटिए, y से y कैंसिल, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 5, 2 5 आएगा, 2 5 आएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपका ये धीरे धीरे एंड ही हो रहा है चैप्टर। अब ये चैप्टर आपका कहाँ बढ़ रहा है, खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, आप यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते हैं, 3 खरगोश हैं और 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या पशुओं की संख्या का अनुपात बताइए। देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है, सीजीएल में मेरे भाई पूछा है। कहाँ पूछा है ये सीजीएल में पूछा गया है क्वेश्चन। थोड़ा सा हमको लगता है जूम करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है। चलिए अब देखिए, अब सही दिख रहा है। राधिका के पास कौन कौन से कुत्ते थे, डॉग है, खरगोश मतलब हो गया भाई रैबिट, और तोते मतलब हो गया पैरट। ठीक है, चलिए अब लिखा गया 2 कुत्ते हैं, 2 कुत्ते हैं, 3 खरगोश हैं और 4 ठो क्या है तोता है। राधिका के पास खरगोश की संख्या पालतू सब पशुओं की कुल संख्या का अनुपात बताइए। खरगोश की संख्या कितनी है भाई, खरगोश मतलब क्या होता है रैबिट, तो यहाँ पर खरगोश की संख्या कितनी है आपकी 3, कितनी है आपकी 3 है, ध्यान से देखिएगा। और पालतू पशुओं की बात करें तो 3 और 2 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, टोटल जानवर इनके पास 9 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 से काटेंगे 1 बार में, 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में, तो 1:3 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मतलब कोई लड़की राधिका थी, वो 3 तरह के जानवर पालना पसंद करती थी, कुत्ता भी पाल के रखी है, खरगोश भी पाल के रखी है और तोता भी पाल के रखी है। इनका अनुपात इस तरह से दिया हुआ था। ये क्या था इनका, ये इनका अनुपात दिया हुआ है। लेकिन अगर पूछा क्या आपसे कि खरगोश की संख्या, भाई खरगोश की संख्या तो एग्जैक्ट यहाँ पर 3 है। फिर कह रहा है पालतू पशुओं की कुल संख्या, तो पालतू पशु तो सब इनके पालतू पशु हैं, तो सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9, पालतू पशु टोटल कितने हो गए 9, खरगोश कितने हो गए 3, इसी का अनुपात बताना था, तो काटेंगे क्या आएगा 1:3 आएगा आपके सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए क्या लिखा है, एक खंभा 9030 सेंटीमीटर लंबा है, यह 6:7:8 के अनुपात में केसरिया सफेद और हरे रंग से रंगा गया है, खंभे के हरे रंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब सोचिए आप, कोई पोल है, आप देखते होंगे शहर भर में, जैसे अभी अभी 15 अगस्त आपका बीता है, तो कोई खंभा लगा है तो उस खंभे पे क्या लगा रहता है, लाइटिंग लगी रहती है। ठीक है, और अभी अभी आप देखे हैं कि 15 अगस्त आपका कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है, तो आप देखे होंगे कि क्या रहता है, पूरे खंभे को 3 कलर से रंग दिया गया। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया आपका, रेड ग्रीन हो गया, क्या हो गया भाई यहाँ पर ग्रीन हो गया, यहाँ पर व्हाइट हो गया, अब यहाँ पर रेड हो गया। तो पूछ रहा है आपसे, यही पूछ रहा है आपसे कि बताइए इसकी कितनी लेंथ है जो रेड रेड दिख रहा है, इसकी कितनी लेंथ है जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, और इसकी लेंथ बताइए कितनी होगी। तो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन इस सवाल में पूछा गया है कि ऐसा होता है तो बताइए क्या, क्योंकि ये फिगर आप लोग देखे होंगे जरूर, अगर आप शहर में चल रहे हैं तो शहर में चीजें आपको दिखी होंगी जरूर। आइए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खंभा है, कितने मीटर का है भाई, खंभा अगर देखा जाए तो कितने मीटर का है, आप बताएंगे कि 9030 सेंटीमीटर का ये खंभा है। ठीक है, चलिए अब यह खंभा क्या है कि 6 7 8 के अनुपात में केसरिया सफेद और हरे रंग से रंगा गया है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर केसरिया की बात करें तो 6 हो गया, और ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये 7 हो गया, और ये मेरे भाई ज़्यादा है और ज़्यादा है तो ये 8 हो गया। क्या क्या नाम था इसका, ये केसरिया है, ये क्या है केसरिया है, यहाँ पर देखा जाए तो ये सफ़ेद है, और ये मेरे भाई हरा है। ठीक है, अब इनको जोड़ दीजिए तो 8 और 7 कितना होता है 15, 15 और 6 कितना होता है 21। अगर इनके टोटल रेशियो को जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, कितना आएगा 21 सेंटीमीटर आएगा। अगर रेशियो को जोड़ते हैं, अनुपात को जोड़ते हैं तो, लेकिन ये 21 सेंटीमीटर किसके बराबर है, यह 9030 के बराबर है, सॉरी किसके बराबर है, ये 9030 के बराबर है। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछा है खंभे के हरे रंग की लंबाई बताइए। अब सोचिए आप कि आपसे हरे रंग की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, अब टोटल वैल्यू देखा जाए तो 21 है, टोटल वैल्यू कितना है आपका 21 है, और टोटल लेंथ कितनी है आपकी 9030 टोटल है,
आपसे पूछ रहा है किसका, हरे रंग का, तो हरे रंग की लंबाई कितनी थी 8, जिसका पूछता है वो ऊपर होता है और सबको जोड़कर नीचे से भाग दे दीजिए, तो कितना है ये 21। इसी को काटिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइए किससे काटेंगे, 3 से काटें या 7 से काटें? 7, चलिए भाई 3 से काट के छोटा करते, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, और काटिए इसको 3 से काटेंगे 3 बार में, और फिर आएगा यहाँ पर 0। ठीक है, और काटिए 7 से काटिए 1 बार में, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 तरीक 21। ठीक है, 8 से गुणा करिए यहाँ पे 8 0 हो जाएगा, 8 तरीक 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 चौक 32, 32 और 2 क्या होता है 34, 334 40, 34 40 आपके सवाल का आंसर आएगा। 34 40 मेरे भाई ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है कि 3600 रुपये को इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का 5वां भाग समान है, तो तीसरे भाग की वैल्यू को फाइंड करिए। अब सोचिए एक वैल्यू है को 3 भाग में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, कह रहा पहले भाग का आधा, मतलब पहले का आधा, चलिए ठीक है। अच्छा, समान की बात भी बोला है तो इसको ऐसे कर दीजिए, इसको हटाइए यहाँ से, इसको भी यहाँ से हटाइए, और ये सब आपस में बेचारे क्या है, बराबर बराबर है। और क्या बोला है आपसे, दूसरे का तिहाई, दूसरे का तिहाई और तीसरे का 5वां, तीसरे का 5वां आपस में बराबर है। तो एक बात बताइएगा, ये आपस में बराबर हैं तो पूछा है कि इनके एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपको पता है ना, अगर आपको बताना है, अभी आपको मैं कुछ देर पहले आज की क्लास में या पिछले क्लास में बताया था ये बात कि जब ये वैल्यू आपस में बराबर रहें तो ये 1/2 जो लिखा है, ये जो 1/2 लिखा है ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़िए, इनकी टोटल लेंथ कितने हैं, 3600 रुपये के बराबर है। इनको जोड़िए, 3 और 2 5, 5 5 10, ये जो 10 आया है, ये टोटल कितना आया है 10 आया है, लेकिन ये 10 नहीं मेरे भाई, ये कितना है आपका, ये 3600 के बराबर है। इसमें क्या करना पड़ेगा, 360 गुना करना पड़ेगा। पूछा क्या है आपसे, तीसरे भाग का मान बताइए। तीसरा भाग कितना है 5 था, इसमें अगर 36 से गुणा कर देंगे तो 36 पंजे 180 होता है। कितना होता है 180, मतलब 1800 आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है, देख लीजिएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे बढ़िए भाई, जितना जल्दी हो सके सारे क्वेश्चन को लगा के कंप्लीट करिए। हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। 71 नंबर का देखिए, एक पिज्जा बनाने के लिए चीज और सॉस का अनुपात क्या है, अनुपात 1 कप और 1/2 कप है। ठीक है, यदि रमा एक निश्चित संख्या में पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस का उपयोग करती है तो उन पिज्जों के साथ कितने कप चीज का उपयोग किया गया। सोचिए आप कि जब पिज्जा बनता है तो जो चीज है और क्या है आपके पास, सॉस है। ठीक है, इसका अनुपात पूछ रहा है, तो बताइएगा क्या बोला गया है कि 1 कप क्या रहता है, 1 कप, इनका जो अनुपात है 1 कप और ये है 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया आपका ये कि यहाँ से 2 चला जाएगा किधर, यहाँ से 2 हटेगा और इधर जाकर लग जाएगा। क्लियर है आपका। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस, अगर 15 कप सॉस लग रहा है तो एक की वैल्यू किसके बराबर है, 15 के, तो यहाँ पर 15 कैसे आएगा, 15 से गुणा करने पर आएगा। तो पूछा कितना कप चीज चाहिए, तो 15 गुना यहाँ भी कर दीजिए और 15 गुना क्या हो जाएगा 30 कप चाहिए। क्या चाहिए, 30 कप चाहिए। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा आपका, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। जितना तेज हो सके भाई आज खत्म करिए इस चैप्टर को। खत्म तो नहीं होगा, खत्म तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन काफी हद तक क्वेश्चन को आज पहुंचा देंगे बॉर्डर पे। लिखा है एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया 3:2। यदि 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं तो उनका अनुपात क्या होता है, 2:3 हो जाएगा। तो पूछा कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या बताइए। अब बताइएगा हमको, एक कॉलेज था उसमें बच्चे कितने हैं, उसमें अगर बॉय की बात करें और मेरे भाई गर्ल की बात करें तो 3x मेरे क्या है बॉय हैं और 2x क्या है गर्ल है। क्लियर है, एकदम एकदम क्लियर है। अब इसमें देखिए 3x हो गया और ये 2x हो गया। बच्चे क्या करते हैं 40 तो छोड़ देते हैं,
तो यहाँ पर क्या करेंगे आप -40 कर देंगे। बच्चियाँ 40 तो एंट्री ले लेती हैं, तो +40 हो गया। किसके बराबर है? 2 और 3 के बराबर है। 2 और 3 के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 9x - 120 हो जाएगा इक्वल टू 4x + 80 हो जाएगा। और सॉल्व करिए तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 5x आएगा। इस 120 को उधर भेजेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 बराबर x बराबर क्या आएगा 40। x बराबर क्या आएगा 40। पूछा क्या है आपसे, कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या बताइए। लड़के कितने थे कॉलेज में शुरुआत में? 3x थे। 40 से गुणा करेंगे 4 3 12 120 आएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 120 आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। 120 देखिए दिया भी है, आइए यहाँ पर देखिए 73 नंबर का लिखा है। एक स्कूल में कुल 414 विद्यार्थी हैं। कोई विद्यालय था उसमें 414 क्या विद्यार्थी हैं। कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 5:4। अगर 5 लड़के हैं तो 4 लड़कियां हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि 46 लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात पूछा है। देखिए ध्यान से, हमारे पास जो बच्चे हैं और जो बच्चियां हैं इनका अनुपात क्या दिया है 5 और 4। मतलब अगर 4 लड़कियां हैं तो 5 लड़के होंगे। अब उसके बाद कह रहा है कि टोटल जो संख्या देखा जाए तो ये कितना था 5 4 9 हो रहा है। हमने कहा 9 नहीं, ये संख्या कितनी है मेरे भाई 414 के बराबर है। तो कितना है, कैसे आएगा 9 से गुणा करेंगे आप, 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास 4 और 9 छक 54 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 46 गुना करना पड़ रहा है। तो आपको एग्जैक्ट संख्या जानने के लिए आपको 46 टाइम यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, 46 टाइम यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप 46 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 6 25 हो जाएगा 30, क्या बचेगा 3, 4 5 20, 20 और 3 23, 230 यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे आप 46 से गुणा कर दीजिए तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 चौक 16, 16 और 2 18। ठीक है, 184 यहाँ पर आ जाएगा। पूछा क्या है, कह रहा 46 लड़के और एंट्री ले लें। तो बताइए भाई इसमें 230 अभी थे, अगर 46 बच्चे और आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 3 7 276 आ जाएगा। और ये कितना है आपका, ये आपका कितना 184 है। और काटिए, कट सकता है क्या, जितना कटे उतना काटिए पहले इसको। अगर 4 से काटेंगे तो कितना होगा 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24 होता है, 3 बचेगा, 4 9 36 होता है, 4 9 कितना होगा 36 होगा। 4 से काटिए इसको, 4 चौक 16 होता है, 4 छंग 24 होता है। और काटिए, और कुछ कटेगा ये क्या, देखते रहिए ध्यान से भाई। 46 6 25 30, 3 आएगा, 4 5 20, 20 3 23 हो गया, सही है। 4 छंग 24 हो गया, 4 चौक 16 2 18, सही है, ये भी सही है। पूछा गया 46 लड़के और स्कूल में प्रवेश ले लेते हैं। चलिए अगर 46 लेंगे तो यहाँ पे 6 4 3 7 आएगा, सही है। 276 और 84 तो नया अनुपात। 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24 होगा, 3 आएगा, 4 9 36, सही है। फिर यहाँ पे 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 छंग 24, हाँ सही है। अब ये नहीं कट रहा है, अब ये किससे कटेगा भाई, हाँ 23 से काटिए भाई, अब कटेगा। सोचिए, दिमाग दौड़ाने पे समझ में आया। अगर इसको हम किससे काटे 23 से, तो 23 दूना 46 होता है, 23 से काटेंगे 23 3 69 तक, तो 3:2 आएगा आपके सवाल का आंसर। देखिए ऑप्शन आपका पहला सही है। ऑप्शन क्या है आपका पहला सही, 3:2 आपके सवाल का आंसर आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया भी होगा। अब देखिए इसको पहले हटाएं तब आपको क्लियर दिखेगा। हाँ देख रहे हैं ना, पूरी वैल्यू सॉल्व किया हुआ। चलिए इसको हटाइए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। लिखा है स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है 5:8 है। यदि स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या में क्रम से 20% और 15% की क्या हो जाए वृद्धि हो जाए तो स्कूल ए और बी में छात्रों की संख्या का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए बताइएगा ध्यान से। एक स्कूल था ए और एक स्कूल है बी, इसमें अगर छात्रों की संख्या की बात करें तो यह अनुपात पहले कितना था 5 और 8 का अनुपात था, पहले ही अनुपात था। कह रहा है स्कूल की छात्रों में संख्या में वृद्धि होती है, कितने कितने की 20% की होती है। तो 5 का कर देंगे 120 और यहाँ पे क्या कर देंगे 8 का 115। ठीक है, नीचे हमने 100 नहीं लगाया है क्योंकि 100 यहाँ है 100 यहाँ भी, दोनों कट जाएंगे तो उसको छोड़िए। आगे देखिए, अब काटिए किससे कटेगा ये, काटिए भाई। अगर 8 से काटेंगे एक बार में कटेगा, 8 से काटेंगे एक बार में, 8 1 8 4 बचेगा, 8 से काटेंगे 15 बार में। ठीक है, अब काटिए भाई किससे काटेंगे,
5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दिए 15 आ जाएगा। अब तो ये कटने वाला है नहीं, कट के कितना आया, 15 और 23 का अनुपात आएगा, 15 और 23 का अनुपात आएगा। आइए ऑप्शन मैच कराते हैं, 15-23 का अनुपात दिया है क्या? चलिए इसको हटाइए, सॉल्विंग बिठा दीजिए, सॉल्विंग से कोई मतलब नहीं। 15-23 आया, इतना याद रखे रहिए, 15 और 23 आया है। हाँ देखिए 15-23 दिया है, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी सही होगा। चलिए यहां पर देखिए, लिखा है विकास ने 3 परीक्षाएं दी, उनके द्वारा परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का अनुपात क्रमशः दिया 3:5:6। 3 परीक्षाओं के अधिकतम अंकों का क्रमशः अनुपात कितना था? हाँ 7, 11, 10 है। यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए हैं तो कितनी परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए? ध्यान दीजिएगा, विकास नाम का कोई लड़का था, वो परीक्षा देता है और 3 परीक्षा दिया है, ठीक है। इसमें उसके जो अधिकतम अंक थे, जो इसके अधिकतम अंक का मतलब ये होता है कि जो पूर्णांक उसका रहा होगा, जो क्या रहा होगा, उसका जो पूर्णांक रहा होगा वो कितना रहा होगा, वो दिया 7, 11, 10। और यहाँ पर जो लिखा है कि जो अब पाया है प्राप्त अंकों का अनुपात, अगर पाए गए अंकों का अनुपात पूछें तो ये कितना, 3, 5 और 6। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर देखा जाए 3, 5 और 6, ये उसने पाया तो 6, 3, 9, 9, 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और उसके द्वारा जो अधिकतम अंक थे वो कितना थे, 11, 7, 10, सॉरी 7, 11 और ये कितना है आपका 10, तो 11, 11 कितना आएगा, 22 आ जाएगा ये, ठीक है। मतलब उसने, सॉरी गलत जोड़ दिए क्या भाई, 11, 7, 18, 18, 10, 28, ठीक गलत हो गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा 28। अब देखिएगा 14 नंबर वो पाया हुआ है, जबकि पाना था कितना उसको, 28 नंबर का परीक्षा था। तीनों को अगर मिला दें तो 28 नंबर का परीक्षा था, वह 14 नंबर पाया है। और यहाँ साफ साफ लिखा भी है कि यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए, तो सही बात है, ये आपका 28 का अगर 14 नंबर पाएगा तो 50% तो होगा, तो इसने कितने परीक्षाओं में 50% से अधिक नंबर पाए हैं? अब बताइएगा, अगर देखा जाए तो 2 परीक्षाएं, देखिए ये क्या, इसका अगर आधा करेंगे आप तो कितना होगा, इसका आधा होगा 3.5। भाई जो टोटल नंबर होते हैं उसका आधा कर दीजिए ना, अगर 7 टोटल है तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, ये 3.5 आएगा, 3 क्या आएगा, 5 आएगा। और ये 3 पाया है तो ये तो गलत हो गया, 50% तो नहीं, 50% भी नहीं पाया है। सोचिए ये क्या था, 11 नंबर टोटल था और 11 का जब आधा करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 आएगा, और ये 5 ही पाता है, यहाँ भी 50% नहीं पाया है। ये कितना है, 10 है, और 10 का आधा करेंगे तो क्या होता है, 5 होता है, लेकिन यहाँ पर 6 नंबर पाया है। 50% से अधिक केवल एक परीक्षा में पाया, देखिए ऑप्शन आपका बी सही होगा। 50% से ज़्यादा की अगर बात करेंगे तो केवल एक ही पेपर में, एक ही एग्जाम में वो पाया, बाकी सब में क्या है, 50% से कम ही है, सब में क्या है, 50% से कम ही है। आप देखिए यहाँ पर सोल्यूशन देखिए, हाँ अच्छा यहाँ स्पष्ट लिखा है, ठीक कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने और डिटेल में आपको समझा दिया है, बता दिया है कि अगर 7 है टोटल तो उसका 50% क्या होगा, 3.5 होगा। अगर 11 आपका टोटल है तो उसका 50% क्या होगा, 5.5 होगा। तो उससे और गेस करके आप लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है कि एक पार्टी हॉल में लोग नीले लाल परिधानों में है, परिधान मतलब होता है ड्रेस, ठीक है, परिधान का मतलब होता है ड्रेस, कपड़ा। एक हॉल पार्टी में लोग नीले और लाल परिधान में है, नीले परिधानों में पुरुषों की संख्या और लाल परिधानों में महिलाओं की संख्या का अनुपात, ठीक है। मतलब जो नीला लोग पहने हैं वो सभी क्या हैं, सभी लोग पुरुष हैं, और जो लोग लाल परिधान में हैं वो सभी लोग क्या हैं, महिलाएं हैं। और इनका अनुपात क्या दिया है, 3:7, मतलब अगर 3 पुरुष गए हैं तो 7 महिलाएं भी आई है। लिखा है कि लाल परिधान में पुरुषों की संख्या, नीले परिधान में महिलाओं की संख्या का अनुपात कितने हैं, 2:1 है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, लाल परिधान में पुरुषों की संख्या, नीले परिधान में महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। और वहां क्या लिखा था कि नीले परिधान में पुरुषों की संख्या, यहाँ पर नीले वाले पुरुष हैं और यहाँ पे क्या बोला, लाल वाले पुरुष हैं, ठीक है। तो भाई 2 तरह के कपड़े लोग पहन के आए हैं वहां पर, एक पार्टी था कोई, उसमें 2 तरह के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है।
यहाँ पर मेल हैं और यहाँ भी फीमेल हैं, यहाँ भी मेल हैं और यहाँ भी फीमेल हैं। अब इसमें जो मेल हैं, सोचिए जो इसमें मेल हैं वो क्या पहनते हैं, वो नीला कपड़ा पहन के आते हैं। जो इसमें मेल हैं वो नीला पहन के आते हैं, और जो फीमेल बेचारी हैं वो क्या करती हैं, वो रेड पहन के आती हैं। अब सोचिए ये क्या करती हैं, रेड पहन के आती हैं। अब कह दूसरी अगर मतलब और एक ग्रुप की बात करें तो लाल वाले कौन से हैं, पुरुष हैं। तो यहाँ पर जो पुरुष हैं वो लाल वाले हैं, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नीली वाली हैं। चलिए यहाँ पर महिला नीली, कपड़ा वही है, बस अदला बदली हुआ है इन लोगों का, यही जानिएगा आप। अब बताइएगा, अब इसका अनुपात भी दिया है कि यहाँ जो अनुपात था वो 3:7 का था, और यहाँ पे जो अनुपात है वो 2:1 का है। ठीक है, तो पूछा क्या है आपसे, पूछा यदि नीले प्रधान में लोगों की संख्या और लाल प्रधान में लोगों की संख्या का अनुपात कितना है, 35:76 है, तो पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या का अनुपात। चलिए एक काम करिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 3x और 7x जो लिखा है, ठीक है, 3x और 7x, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर यहाँ पर लेकिन ये भी m है ये भी f है, इसको एग्जैक्ट वैल्यू मान लिया जाए कितना, 3x और इसको मान लीजिए कितना, अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं, 2y मान सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको हटाइए यहाँ से, अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका y। अगर ऐसा माना जाए तो, अगर ऐसा माना जाए समझा जाए तो कि यहाँ पर ये 3 और 7 के अनुपात में जो था वो हो गया 3x और 7x, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, इतना हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी वही वैल्यू माना है 2y और y। अब बोला है कि यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए, क्या बोला है कि महिलाओं को भी जोड़िए और फीमेल को भी जोड़िए। ठीक है, सबके ड्रेस जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि यहाँ पर सभी ब्लू वाली हो गई, मेल कितने हैं ब्लू वाले और फीमेल कितने हैं ब्लू वाले, सबको जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आपको पता चल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है, साफ साफ सब कुछ, और मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, और देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो यहाँ पर अगर नीले की बात करेगा तो नीला कौन था, अगर मेल की बात कर रहा है तो मेल की बात करेगा तो आप यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ना, देखिए ये क्या है, मेल ब्लू फीमेल ब्लू। तो अगर मेल ब्लू देखें तो मेल ब्लू में कौन है, मेल ब्लू और फीमेल ब्लू, तो मेल ब्लू में देखेंगे कितना आएगा आपका, ये 3x हो जाएगा। भाई यहाँ पे लिखा भी है, ये कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। और फीमेल ब्लू में देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, फीमेल ब्लू में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर रेड की बात करेंगे तो मेल वाले कितने हैं, 7 हैं, और फीमेल वाले कितने हैं, 2 हैं। इसका जो अनुपात है 35 और 76 के बराबर है। अब पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करना जिम्मेदारी आपकी है, कैसे कैलकुलेट करना, इसको हटा दीजिए, इसकी पूरी वैल्यू खत्म। जब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x और y का अनुपात आपके सामने आ जाएगा कितना, 6:17। क्या आ जाएगा, 6:17। पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। पूछा पुरुषों की कुल संख्या, तो पुरुष कितने थे आपके, पुरुष मेल वाले कितने थे 3x, और फीमेल वाले रेड वाले कितने हैं 2y। ठीक है, तो यहाँ से आप मेल की संख्या निकाल लीजिए, और महिलाओं की संख्या पूछा है तो महिला ब्लू वाली कितनी है, महिला रेड वाली कितनी है, जैसे यहाँ निकाले थे आप कि मेल ब्लू वाले कितने हैं, मेल रेड वाले कितने हैं। तो आप सबको क्या करेंगे, जब x और y की वैल्यू आपको पता ही है तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करते जाइए और कैलकुलेट करते जाइए, आपके सवाल के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 52 आए, यहाँ पे 59 आए, चूंकि ये वैल्यू कटेगा नहीं तो यही आपके सवाल का आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए लिखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:2 है। मतलब पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या और फेल होने वाले विद्यार्थी की संख्या का अनुपात दिया 5:2 था। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 24 अधिक है, यदि अनुत्तीर्ण परीक्षा अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक हो तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या का अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात 4:3 है। तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल आपका कितनी बार पूछा है, मैं आपको दिखा दूं, ये सवाल आपका पूछा है
1 2 3 4 2017 में अगर देखा जाए CHSL में तहलका मचा दिया था सवाल। फरवरी से जनवरी, फरवरी जनवरी, 3 बार आपका 2017 में पूछा है, 21 में भी पूछा था इस सवाल, और उम्मीद है कि आगे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी कितने थे मेरे भाई? 5x, और अनुत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 2x। साफ साफ दिया है, लिखा यदि अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 14 अधिक होती, ये कंडीशन दिया है, ये क्या होती? 14 अधिक होती, और उसके बाद लिखा है क्या? अधिक होती तो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या से अनुपात क्या होता? 4:3 होता। ठीक है, चलिए अब यहां पर 5x था, ये क्या है आपका? 2x था। इसमें से क्या 14 माइनस करके इसमें 14 जोड़ा गया है, क्योंकि फेल वाले संख्या क्या है? अधिक होते। तो यहाँ पर अनुपात क्या आता? 4:3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फाइनली x की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 28 आएगी। 7x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28 आ जाएगी। आसान तरीका था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, इतना ही काम करना है। बाकी कैलकुलेशन तो आप यहाँ पर देख ही रहे, मैं इसको दिखा ही रहा हूँ। आप आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 640 है। कितनी है मेरे भाई? 640 है, जिसमें से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:3 है। यदि विद्यालय में 30 और लड़कियां नामांकन किया जाता तो विद्यालय में कितने और लड़कों का नामांकन होना चाहिए था, जिससे कि इनकी संख्या का अनुपात 14 और 9 हो जाता। चलिए अब देखिएगा, एक विद्यालय था जिसमें 600 क्या है? 40 बच्चे हैं। अब इसमें अगर बच्चों की बात, अच्छा टोटल ऐसे ना निकालिए, ऐसे देख लीजिए, 5 3, ये कौन है? बॉय, ये कौन है? ये बॉय है, और ये कौन है? गर्ल है। 5 3 कितने हो गए? 8 हो गए। टोटल संख्या कितनी थी? 640 थी। 640 है, 8 से गुणा करिए, 8 8 64, 80 गुना हो गया। तो 8 बचे कितना होगा? 40, ये 400 हो गया, और 8 3 कितना होगा? 24, 8 3 कितना होगा? 24, 240 ये हो गया। ठीक है, अब बताइएगा मुझको एक बात, आप लोग कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 30 बढ़ा दी जाए, तो लड़के कितने हैं आपके? 400 हैं। लड़कियां कितनी थी? 240 थी। 30 बढ़ाएंगे कितना होगा? 270 होगा। कितना होगा? 270 होगा। इस 0 से 0 को काट दीजिए, कितना आएगा? 40 और 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड रुक जाइए, छोटी सी गलती हम लोगों से कहीं हो रही है। यदि विद्यालय में कितने और लड़कों का नामांकन हो, कितने और लड़कों का नामांकन हो, सही बात है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 400 लड़के थे और यहाँ पर क्या बोला है? 30 और लड़कियों का नामांकन किया जाए तो विद्यालय में कितने? हाँ 240 थे, 270 हो जाएंगे। अब यहाँ पर x कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना आएगा? अब ये 14 और 9 का अनुपात, 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 प्लस 9x बराबर ये कितना हो जाएगा? 14 7 98, क्या आएगा? 9, 14 दूना 28, 28 और 8 कितना होता है? 28 और 9 कितना हो जाएगा भाई आपका? 37। ठीक है, चलिए 9x बराबर क्या आएगा? इधर घटाएंगे आप तो 180 आएगा। 9 से काटेंगे कितना? 20। x बराबर क्या आएगा? 20। मतलब 20 बच्चे बढ़ाना पड़ेगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन 79 नंबर का लिखा है, ए बी और बी सी का यहाँ पर वैल्यू दिया है, बी बराबर इतना, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण ए और सी के नाम की? ठीक है, चलिए अब बताइए, यहाँ पे लिखा है ए अपॉन बी समानुपात है तो बी अपॉन सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, क्या दिया है? बी बराबर 96 दिया है, तो अगर 96 का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 96 का स्क्वायर करेंगे आप तो इसके बराबर आएगा, ए सी के बराबर आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइएगा हमको, ऑप्शन आप चेक करिए यहाँ पर कि इन दोनों का स्क्वायर करने पर ये 96 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9216। अब ए और सी का ऑप्शन यहाँ पे देखिए, किस किस संख्या में गुणा करें लास्ट में ये वैल्यू मिलना चाहिए, ये वैल्यू मिलना चाहिए, कोई ऑप्शन एक सही है। अब आप ध्यान सोचिएगा, 6 और 6 का गुणा करने पर लास्ट में 6 आता है,
4 और 4 का गुणा करने पर लास्ट में से आता है 8 और 8 64। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये किससे कट रहा है ये भी ध्यान दीजिए। 9 2 11 हो गया, 11 1 12 12 6 18, ये 9 से कट रहा है। 6 2 8 1 9, कोई वैल्यू देखिए जो 9 से कटे, कोई ऑप्शन ऐसा चेक करिए जो 9 से कट जाए, सीधे हम लोग गुणा करने से बच जाएंगे। देखिए 8 8 16 16 2 18, 18 9 से कटता है। 18 क्या होता है 9 से कटता है। और किसी ऑप्शन में चेक करेंगे तो 8 6 14 और 14 5 19, चलिए ये गलत हो गया, पहले इसको पहले काट चुके हैं, ये भी गलत है। इसको काटिए 7 4 11 11 3 15, ये भी गलत। ऑप्शन आपका ए सही होगा। ऑप्शन क्या होगा ए। इसको लगाने का एक, अब या तो फिर सबको गुणा करके आप चेक करते तो बड़ा लंबा टाइम लग जाता। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो फिर आपको जरा सा भी कैलकुलेशन करने में टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो संख्या लिखा 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आप कहेंगे इनके अंकों को काटिए तो 9 से 9 कट जाएगा। 6 2 8 8 1 9, पूरा 9 से कट गया। तो हम कहेंगे यही काम हमको ऑप्शन में भी करना चाहिए। ऑप्शन में जब आप जाते, ऑप्शन में क्या करते, जब जाते तो इनको ध्यान से देखेंगे 8 8 16 16 2 18, 18 9 से कटता है। एक ही ऑप्शन में ऐसा हो भी रहा है, बाकी सब ऑप्शन बेकार है, सब ऑप्शन क्या है बेकार है। तो बस यही काम करके आप आगे बढ़ जाइए, समय आपका बच जाएगा पूरा पूरा। चलिए अब जिसको ये पता नहीं रहेगा पूरा उसको गुणा भाग करके सॉल्व करेगा। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, आप आज का आखिरी क्वेश्चन 80 नंबर का क्या लिखा है, 3:4 और 6:7 का मिश्र अनुपात कितना दिया है, 36:x दिया है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, x का मान पूछा है। तो मिश्र अनुपात का मतलब होता है कि इन वैल्यू का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, क्या करते हैं, अच्छा मैं चेंज कर रहा हूँ कलर, लेकिन चल रहा है हमेशा ब्लैक। चलिए ब्लैक का चलेगा, कोई बात नहीं। मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू दिया उसको बटे में लिखिए। पहले 3/4 हो गया और ये 6 अपॉन क्या है 7 है। मिश्र अनुपात का मतलब ही होता है कि जो दिया उसका आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और गुणा करने के बाद इस वैल्यू को क्या है, बराबर है 36/x। अब इसको कैलकुलेट करना आपका काम है। अब चेंज नहीं होगा, क्या लगता है ये देखिए, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में। 3 × 3 क्या होता है 9, और 9 से काटेंगे 36 को 4 बार में। सही है, और काटिए तो 7 दूनी 14 और 14 चौका 56, x बराबर क्या आएगा 56 आएगा। आपके सवाल का आंसर 56। देखिए ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है, डी सही है। तो यहाँ पर 80 तक आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी को।